नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और इस बुलेटिन मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अंजलि और निधि भी मौजूद है। और देखिए, शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जयंत चौधरी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। टीवी9 भारतवर्ष से बोले जयंत चौधरी। भारत रत्न ऐलान के बाद जयंत चौधरी का यह पहला इंटरव्यू है। बीजेपी के साथ कोई डील नहीं, विश्वास की बात जयंत चौधरी ने कहा। कांग्रेस के पास भी मौका था, क्यों नहीं दिया भारत रत्न। जयंत चौधरी ने और क्या कहा, कांग्रेस के बयान से उसे ही नुकसान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं। जयंत जी, राज्यसभा में जब आप वो बोलने खड़ा हुए तो आपको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा? देखिए, अगर किसी सोची समझी राजनीति का वो हिस्सा होता तब भी मैं समझ लेता, लेकिन इसमें तो राजनीतिक हानि ही पहुंचेगी। अगर कोई व्यक्ति, कोई एमपी मेंबर पार्लियामेंट चौधरी चरण सिंह जी के संदर्भ में दो बात कहना चाहता है और उन्हें रोका जाएगा, तो ये अपमान कोई मेरा नहीं है, देश भर के लोगों का है। भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान की जो प्रक्रिया है, उसके पीछे जो भावना है, उन भावनाओं का हद करने वाली चीज़। कहा जा रहा है कि आप चूँकि बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, इसलिए आपको इंडिया से निकलने का दर्द झलक रहा है। देखिए, सारी चीज़ों को राजनीति की दृष्टि से, सीमित दृष्टिकोण से, चुनाव के छोटे चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मेरी पार्टी चुनाव लड़े ना लड़े, गठबंधन बने हैं टूटे, क्या फिक्र है इनको। जब चौधरी साहब को भारत रत्न मिल रहा है, चौधरी साहब आपके भी तो हैं, आप भी उस लेगेसी का हिस्सा हैं। आप अपनी बात रख लीजिए उनके संदर्भ में, कि हमने कैसे चौधरी साहब के साथ काम किया। पुराने कितने मेंबर पार्लियामेंट है जो सदन में, उनको भी मौका मिल सकता था। आखिरी प्रश्न, तो क्या बीजेपी के साथ डील सील हो चुका है? नहीं, ये डील नहीं होती, एक विश्वास होता है, और जब चीज़ें जब तय होंगी तो घोषित होंगी। हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर है। पुलिस ने नहीं मानी थी लोकल इंटेलिजेंस की बात। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा था सुबह कार्रवाई करे। पुलिस प्रशासन ने शाम का समय चुना। लोकल इंटेलिजेंस ने पहले ही आगाह किया था। ये देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं। दरअसल लोकल इंटेलिजेंस ने पहले ही आगाह किया था और सुबह कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन सतर्कता जितनी दिखानी चाहिए थी वो सतर्कता नहीं दिखाई गई। पुलिस प्रशासन ने सुबह की जगह शाम का समय चुना। तो ये एक नई और बड़ी बात हल्द्वानी हिंसा में पता चली है। देखिए, एलआईयू ने 31 जनवरी को अलर्ट भेजा था, 2 बार अलर्ट किया था, और वही 2 और 3 फरवरी को भी अलर्ट किया गया था। बावजूद इसके जब सुबह में कहा गया था कि आप अलर्ट पर रहिए और जांच करिए, तो उस दौरान ये बात ना मान करके शाम का वक्त चुना गया। और देखिए, डॉक्यूमेंट जो सामने आया है, एलआईयू की जो रिपोर्ट है, उससे ये साफ पता चल रहा है। और आपको बताते हैं कि एलआईयू रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा हुआ है। जो एलआईयू रिपोर्ट है, यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में साफ तौर पर अलर्ट किया गया है। इसमें बताया गया है कि इस तरह के हालात बन सकते हैं और अलर्ट किया गया है। एक नहीं, कई बार अलर्ट किया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी, सुबह के वक्त हो, कार्रवाई के दौरान लोगों की उपस्थिति ज़रूरी है, कार्रवाई वाली जगह के पहले वीडियोग्राफी हो, ये सब बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। अभिजीत ठाकुर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, एलआईयू रिपोर्ट के आधार पर ये बात निकलकर सामने आई है कि पहले भी अलर्ट किया गया था, जो एनक्रोचमेंट हटाने पहुंचेगी टीम या फिर वहां पर लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, हालात थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, इस बारे में अलर्ट हुआ था इंटेलिजेंस की तरफ से। बिल्कुल, और ये रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि तमाम ऐसे रिकमेंडेशंस थे, कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना यहाँ पर घट गई। सबसे पहला रिकमेंडेशन और महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन यह है कि शाम की बजाय सुबह के समय किया जाए और पर्याप्त मात्रा में फोर्स वहाँ पर उपलब्ध हो। उसके अलावा जो रिकमेंडेशंस उसमें हैं वो भी बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, गलियाँ बहुत ज़्यादा हैं बनभूलपुरा के तमाम जो रिहायशी इलाके हैं उसमें कहा गया था कि तमाम जगह पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तैनाती होनी चाहिए। उसके अलावा एरियल सर्वे यानी कि ड्रोन के माध्यम से भी
जो है वो नज़र रखने के लिए कहा गया था जब स्पॉट पर डेमोलिशन के लिए तमाम अधिकारी पहुंचे। तो उसके अलावा जो रिकमेंडेशन है ये उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इस बात का पूरा अंदेशा है कि वहां पर लोग जब धार्मिक ढांचे को गिराया जाएगा उस वक्त वहां पर लोग विरोध करने के लिए आ सकते हैं और उसमें महिलाओं और बच्चों को भी ढाल बनाया जा सकता है, यानी कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन उग्र हो सकता है और उग्र प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और बच्चों को भी आगे किया जा सकता है, जो कि साफ साफ देखा गया कि जब उग्र भीड़ आगे बढ़ी और तमाम हिंसा हो रही थी तो उसमें महिलाएं भी शामिल थी, तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ऐसे तमाम रिकमेंडेशन जो है वो लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से दिए गए थे, लेकिन जब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी तरफ से ये सारी जो बातें हैं वो पहले ही कह दी गई थी, आगाह किया गया था। अभिजीत आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर क्या रही है आपको बता दें, हल्द्वानी हिंसा में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। कुमायूं के कमिश्नर को जांच का आदेश दिया गया है। 15 दिन में हल्द्वानी हिंसा की जांच रिपोर्ट भी सौंपी जाए, ये कहा गया। मुख्य सचिव ने हिंसा की जांच का आदेश दिया है। एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। हल्द्वानी हिंसा में मास्टरमाइंड का नाम सामने आ गया है। अब्दुल मलिक है हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड। पुलिस के रडार पर अब्दुल मलिक पर एनएसए लगाने की तैयारी है। तो ये देखिए अब्दुल मलिक की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अब्दुल मलिक की तलाश की जा रही है। हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है अब्दुल मलिक, और साथ ही इसके साथ कुछ और लोगों के हिंसा को उकसाने की भी आशंका पुलिस को मिल रही है और इसीलिए अब पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। अभिजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हल्द्वानी से, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिजीत, अब्दुल मलिक का नाम सामने आया है, उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और इसे ही हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ कुछ और भी लोग जुड़े हो सकते हैं। अब्दुल मलिक इस वक्त कहां है, पुलिस इसकी तलाश कहां कर रही है? बिल्कुल, कुल 16 लोगों को राउंड अप किया है पुलिस ने, जिसमें कि अब्दुल मलिक को मुख्य जो है वो आरोपी इसमें बताया जा रहा है। मास्टरमाइंड भी वो हो सकता है, इसकी पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। तमाम अधिकारियों से भी बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि अभी वो असरटेन कर रहे हैं और तलाश भी जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी कुछ और अधिकारियों ने भी ये जानकारी दी कि जगह जगह रेड्स भी की जा रही है, ये कंफर्म किया गया है और तलाश लगातार जारी है। ये योजना जो है वो 10 से 15 दिनों से पहले से चलाई जा रही थी कि अगर डेमोलिशन वर्क होता है तो उसका विरोध जो है वो किया जाएगा और पूरी शक्ति से किया जाएगा। जैसा कि हमें यहाँ पर सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिल रही है कि इसकी तैयारी एक तरीके से की जा रही थी और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया उसको योजनाबद्ध पहले से ही कहा जा रहा है। तो इसमें मास्टरमाइंड का में तो नाम सामने आ ही रहा है और तलाश भी जारी है और बहुत जल्द ये पुलिस की तरफ से भी घोषणा की जा सकती है। इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि या तो खुलासा है अब्दुल मलिक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हल्द्वानी हिंसा का। और जैसा कि अभिजीत बता रहे हैं 16 लोगों के खिलाफ एक्शन हो सकता है, 16 लोगों की तलाश की जा रही है अब्दुल मलिक के साथ साथ। तो एक बड़ी कार्रवाई, हल्द्वानी के आरोपियों की तलाश तेज हो चुकी है। हल्द्वानी में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है अरशद और जावेद भी गिरफ्तार किए गए हैं। करीब 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में लगे कर्फ्यू में ढील दी गई है। पुलिस की नाकेबंदी के साथ लोगों को घर से निकलने की इजाजत दी गई है। फिलहाल नैनीताल रोड, बरेली रोड, रामपुर रोड, कालाडूंगी रोड, मुखानी, डहरिया और ऊंचापुल इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि इस बीच पुलिस की दबिश तेज कर दी गई है। बीती रात भी कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने अब तक 5000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई हैं। जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, उन सभी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो पूरा इलाका है बनभूलपुरा का, जहां पर ये हिंसा हुई, वहां पर शांति व्यवस्था और कानून बनाए रखने के लिए अब मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। 5 जोन में बांटा गया है इसको। ये पूरा जो इलाका है बनभूलपुरा का 5 सुपर जोन में बांटा गया है और यहाँ पर कानून व्यवस्था के लिए 7 मजिस्ट्रेट की तैनाती फिलहाल कर दी गई है। और देखिए हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक्सक्लूसिव खबर आपको बताएं। 6 से 7 उपद्रवी बना रहे थे पेट्रोल बम। जो जानकारी सामने आ रही, बाइक से पेट्रोल निकालकर ये पेट्रोल बम बनाए गए। पेट्रोल बम बनाकर दंगाइयों को दिया जा रहा था। इन्हें पेट्रोल बम से बड़े पैमाने पर आगजनी की गई। चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा। हल्द्वानी हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उपद्रव से जुड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब उन आरोपियों को तलाश कर रही है जिन्होंने पेट्रोल बम बनाया और हिंसा करने वालों के हाथों में थमाया।
जांच में पता चला है कि इन उपद्रवियों ने आसपास खड़ी बाइक से पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम बनाए थे। इन्हीं लोगों ने भनबुलपुरा इलाके में बाइक के पेट्रोल पाइप काटकर उनमें आग लगाई थी। आरोप ये भी है कि इन्हीं उपद्रवियों ने थाने को भी आग के हवाले किया था। पुलिस अब 6 ऐसे उपद्रवियों को तलाश रही है जिन पर पेट्रोल बम बनाने का आरोप है। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने करीब आधा दर्जन लड़कों के चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इन लड़कों ने ही पेट्रोल बम बनाए थे और उन पेट्रोल बमों को उपद्रवियों के हाथ में दिए थे और उन पेट्रोल बम के जरिए उपद्रवियों ने फिर आगजनी की थी, सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों में आग लगाई थी और यहां तक कि उन्हीं पेट्रोल बम के जरिए भनबुलपुरा थाने को भी जला दिया गया था। हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और वहीं हल्द्वानी हिंसा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा की गई, गुनहगारों से ही नुकसान की भरपाई होगी। उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी। इसमें हमने 5 लोगों को राउंड अप कर लिया, अरेस्ट कर लिया और बाकी के खिलाफ जो है पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। शीघ्र ही उन लोगों को भी अरेस्ट कर लेंगे। संबंध में जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उनके चेक किए जा रहे हैं और उनकी सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। उनको शीघ्र ही उनके नाम पता तस्दीक करके उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृतक इस पूरे प्रकरण में अभी तक 5 रिपोर्टेड हैं। 5 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके अलावा 3 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं जो कि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में है। इसके अलावा बाकी पुलिसकर्मी बहुत घायल हैं, वो लोग माइनर इंजरी के शिकार हैं और उन लोगों को डॉक्टर ने मेडिकल असिस्टेंस देने के बाद अपने घर पर रेफर कर दिया है। और हल्द्वानी हिंसा केस में पुलिस का एक्शन भी जारी है। आरोप ये लग रहे हैं कि ये हिंसा प्रायोजित थी, जिसका जमीयत उलेमा हिंद ने खंडन किया है। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 19 नामजद एफआईआर दर्ज की है। अब तक कई लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ने हिंसा से जुड़ी 3 एफआईआर दर्ज की है। हल्द्वानी हिंसा को प्रायोजित भी बताया जा रहा है, जिसके लिए पहले से तैयारी करने का आरोप लग रहा है। इस आरोप का जमीयत उलमा हिंद ने खंडन किया है। जमीयत के मौलाना मुकीन ने दावा किया है कि मदरसा हटाने को लेकर प्रशासन से बातचीत बेनतीजा रही, उसके बाद हालात बिगड़ गए। मौलाना मुकीन ने कहा कि हिंसा अचानक हुई, इसको लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई थी। जब मस्जिद और मदरसे की बात आती है तो इससे अवगत कराया गया कि हालात बिगड़ सकते हैं, लिहाजा ये कोई पहले से मंसूबा बंद तरीके पर यह काम नहीं हुआ है कि पहले से एक निज़ाम बना हुआ था और मंसूबा बंद तरीके से पथराव हुआ है। नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। जब मौके पर वहाँ मस्जिद मदरसे पर डेमोलिश की कार्रवाई की गई तो किन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू करी, जिसके नतीजे में हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और जनता भी घायल हुई, जिसका आज ये सब कुछ हम देख रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस अचानक जयंत चौधरी पर भड़क उठी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति धनखड़ से सवाल किया कि आखिर जयंत चौधरी को किस नियम के तहत अचानक से बोलने का मौका दिया गया। पूरी खबर आप। संसद में आज भारत रत्न देने के फैसले पर भी हंगामा हुआ। राज्यसभा में जयंत चौधरी ने आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर बोलना शुरू किया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें संबोधन से रोका, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के फैसले को जयंत चौधरी ने किसानों को मजबूती देने वाला बताया। Everyone to Mr. Javadekar, no one will rise. देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया, जो उन्होंने पहल ली। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई। राज्यसभा में जयंत चौधरी के संबोधन पर खड़गे ने सवाल उठाए तो पीयूष गोयल ने कहा कि सदन में कांग्रेस अध्यक्ष की भाषा ठीक नहीं है। कोई एक
मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं, प्लीज जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं, ये अच्छा नहीं ना। जिस प्रकार से उन्होंने आज चौधरी चरण सिंह जी का, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जी का अपमान किया है, जिस प्रकार से देश का अपमान किया है, हर किसान का, हर वैज्ञानिक का, हर उस व्यक्ति का जो समाज सेवा करता है उसका अपमान किया, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल RLD और बीजेपी का गठबंधन होने से इंडिया ब्लॉक में नई रणनीति पर मंथन अब चल रहा है। दरअसल चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जाट लैंड की सियासत में बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। देखिए पूरी खबर। जयंत चौधरी के एनडीए के पाले में जाने से इंडिया फ्रंट के दलों की बेचैनी बढ़ गई है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने आरोप लगाया कि भारत रत्न का इस्तेमाल एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए किया गया है। जयंत जी को क्या कहूँ, बहुत क्लोजली काम भी किया है, बड़ी उम्मीद भी रहती है, और उनका ये निर्णय लेना और निर्णय के बाद ये कहना, ये विशुद्ध वैचारिकता के लुप्त होने की कहानी हो जाती है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जयंत चौधरी के सवाल पर क्या कहा, सुनिए। प्रभु उनकी मदद करे, जिनका दिल होता है जिनके अंदर, उन्हीं का दिन तो जीता जाता है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जयंत चौधरी का एनडीए में स्वागत किया है। कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में भरोसा रखते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर मास्टर स्ट्रोक चला है। इससे पहले कल जयंत चौधरी ने कहा था कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल जीत लिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नमो हैट्रिक की हुडी पहनकर संसद आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। नमो हैट्रिक हुडी पर बोले अनुराग ठाकुर, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इन तस्वीरों में नमो हैट्रिक का संदेश है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज नमो हैट्रिक की हुडी पहनकर संसद आए। उन्होंने नमो हैट्रिक हुडी पहनने पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार हैट्रिक लगाएंगे। देश का वातावरण मोदीमय हुआ है, राममय हुआ है, और मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है। तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि यूपीए के वक्त देश की अर्थव्यवस्था बदहाल थी। मोदी सरकार की नीतियों ने देश को नई आर्थिक दिशा दी और देश अब बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ है। कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा जो खराब हालत में देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, चरमराती लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे, हमने ईमानदारी के साथ उसको दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं, जिनका असर ग्राउंड पर दिखता है। संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। प्रस्ताव पर नियम 193 के तहत चर्चा हो रही है। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने आज चर्चा की शुरुआत की। करता है संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव। दरअसल देश को ये संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी ने अपने एजेंडे के तहत इस बड़े वादे को पूरा किया। लोकसभा में राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव नियम 193 के तहत लाया गया, जिसकी शुरुआत बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने की। उन्होंने कहा कि श्री राम धैर्य के प्रतिमूर्ति थे और राम हमारे भावना और भाग्य हैं। ऐसे में राम को नकारना अपनी संस्कृति को नकारने जैसा है। हम जिस कालखंड में, जिसके हम आज साक्षी हैं, इस कालखंड में भगवान राम का मंदिर बनने देखना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होते देखना, वहाँ जाकर के दर्शन देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। आज़ाद भारत के इस कालखंड में जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर बना, क्योंकि भगवान राम जैसे कुछ लोग सोचते हैं
वो कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। और अब धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि संसद में उन लोगों को धन्यवाद दिया जा रहा है जिन्होंने राम मंदिर में अपना योगदान दिया। वहीं कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने देश के अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। पूरे देश की जनता को, सुप्रीम कोर्ट को और सभी लोग जो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भव्य मंदिर बनाने में, जो मजदूर थे, कर्मचारी थे या जो लोग जिस भी लेवल के उसमें चाहे मूर्तिकार रहे हों या उसमें जो भी कार्यक्रम को आयोजित कराने में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम करने में जो सभी समाज और सभी वर्ग के लोग और सभी धर्म के लोग जो लोग भी उसमें शामिल थे, सबके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव है। तो यही तर्क है गवर्नमेंट को कि आप जो ये राम मंदिर बना अच्छी बात है, बनाया है, सबने इसकी सराहना की है, लेकिन जो देश में राजनीतिक तौर पर आपने काम किए हैं उसको अलग से देखा जाए और उसके लिए आप जवाबदेही लोगों के मतलब बने। राम मंदिर के पीछे छिपकर आप अपनी जो त्रुटियां हैं वो नहीं रख सकते। इसके लिए आपको देश को बताना होगा कि महंगाई क्यों हुई है, देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, इतना लोन क्यों बढ़ा है, ये सारी बातें आपको रखनी होगी। इधर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि कांग्रेस को राम पर बोलने का अधिकार नहीं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस चर्चा के दौरान क्या कहा, आप सुनिए। भगवान राम सबके हैं और वे हर समय हमारे साथ हैं। चाहे हम सुख हो, चाहे हम दुख हो, चाहे हम अंधकार में हो, चाहे हम क्रोधित हो, चाहे हम सफल हो, चाहे हम असफल हो, वो हर क्षण हमारे कण कण में है। महात्मा गांधी की तरह जीवन के अंतिम पल पर हे राम वे लफ्ज हमारे जुबान पर रहते हैं। मुझे लगा था कि विपक्ष की तरफ से कुछ सकारात्मक, कुछ रामलला के मंदिर में विराजित होने के बाद सद्बुद्धि आएगी। बापूजी की बात हुई, महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद ये भी कहा था कि अब आज़ादी मिल चुकी है, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर शुरू हुई राजनीति अब तक जारी है। अब इटावा में बन रहे शिव मंदिर की चर्चा है। समाजवादी पार्टी के विधायक कल इटावा के शिव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। देखिए पूरी खबर। ये तस्वीरें इटावा के शिव मंदिर की हैं। इटावा में इस शिव मंदिर को समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव बनवा रहे हैं। शिव मंदिर की यात्रा की तैयारी को लेकर अखिलेश यादव ने आज शाम 5 बजे विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक कल मंदिर दर्शन के लिए इटावा जाएंगे। इस यात्रा के बारे में आज शाम समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को ब्रीफ किया जाएगा। कल समाजवादी पार्टी के सभी विधायक बस में सवार होकर एक साथ इटावा पहुंचेंगे और शिव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। पार्टी के सभी विधायक मंदिर दर्शन के बाद लाइन सफारी भी जाएंगे। इससे पहले इटावा बन रहे इस शिव मंदिर का अखिलेश और डिंपल यादव ने भूमि पूजन किया था। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में मंदिरों की सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद पार्टी के पक्ष में माहौल बना है, तो समाजवादी पार्टी भी अब शिव मंदिर के निर्माण से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। इटावा में शिव मंदिर का निर्माण कराकर अखिलेश यादव ने यूपी में बड़ा संदेश दिया है। राहुल गांधी की सियासी चाल भले ही तेजी न पकड़ रही हो, लेकिन न्याय यात्रा ने जरूर रफ्तार पकड़ रखी है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा निर्धारित समय से पहले ही खत्म होगी। मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा ज्यादा तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी तय रफ्तार से तेज गति से यात्रा पर चल रहे हैं। अनुमान था कि राहुल रोज 70 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, लेकिन फिलहाल राहुल करीब 100 किलोमीटर रोज चल रहे हैं। राहुल की तेजी के चलते इंडिया गठजोड़ के बचे नेताओं की ज्वाइंट रैली 25 फरवरी के बजाय 10 मार्च के आसपास होने की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा यूपी में 11 के बजाय 6-7 दिन ही रहेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 19 फरवरी को उनके पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी पहुंचेगी। इस दौरान वो कई जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
कांग्रेस भी चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा जल्दी खत्म हो ताकि राहुल संगठन के फैसलों, टिकट बंटवारों, गठबंधन की बातचीत के साथ चुनावी कैंपेन में जुट सके। इसके अलावा चुनाव की अधिसूचना भी जल्द जारी होने वाली है, इसलिए राहुल की यात्रा मुंबई में 20 मार्च के बजाय 10 मार्च को ही खत्म होने की उम्मीद है। एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। जांच से यह पता चला है कि उन्होंने शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए कथित तौर पर जबरन वसूली की मांग की थी। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समीर वानखेड़े पर ईडी का एक्शन हुआ है। ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। समीर वानखेड़े पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में फंसाकर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। ईडी ने इस मामले में एनसीबी से जुड़े कुछ लोगों को समन भी जारी किया है। इन सभी लोगों को अगले हफ्ते पूछताछ में शामिल होने के लिए मुंबई ईडी दफ्तर बुलाया गया है। इससे पहले सीबीआई ने मई 2023 में समीर वानखेड़े और 4 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन लोगों पर ड्रग्स मामले में आर्यन को फंसाने की एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में लगाया गया था। उस वक्त कहा गया था कि 50 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में लिए गए थे। तब सीबीआई ने 29 जगहों पर रेड की थी और कुछ दस्तावेज भी जुटाए थे। दरअसल 2021 में कार्डिलिया क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती की जांच के बाद वानखेड़े सीबीआई के निशाने पर आए थे और जांच के मामले ने तूल पकड़ लिया था। कथित ड्रग्स जब्ती मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जेएनयू छात्र संघ चुनाव से पहले एक बार फिर 2 गुटों में झड़प देखने को मिली है। इस झड़प में कुछ छात्र घायल भी हुए हैं। पूरा मामला आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जेएनयू में छात्र संगठनों की ओर से बुलाए गए यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान ये झड़प हुई। लेफ्ट एनएसयूआई और एबीवीपी इस घटना के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग एबीवीपी के आते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा, ये प्रोग्राम नहीं होने देना है, कोई माइक खींच रहा है, कोई उसके वायर खींच लिया, तो सभी संगठन ने बोला भाई आप भी अपनी बात रखो मंच पर। वो लोग बस लड़ने पर आ गए कि नहीं हम बात नहीं रखेंगे। वहीं एबीवीपी का आरोप है कि जानबूझकर लेफ्ट समर्थकों ने कैंपस में बवाल काटा। एबीवीपी ने सबूत पेश किए हैं। बारिश में मेंढक बाहर निकलती है, उसी रूप में ये जो कम्युनिस्ट है, वो जो अर्बन नक्सल है कैंपस में, वो चुनावी मेंढक बन के बाहर निकलते हैं और जेएनयू में जो शांतिपूर्व से चल रहा था एकेडमिक जो है उसको डिस्टर्ब करते हुए जो जेएनयू इलेक्शन होने का नाते जा रहा था उसको पूरे तरीके से कैप्चर करने का प्रयास किया जाता है। ये डफली वामपंथी और एनएसयूआई समर्थक छात्रों की बताई जा रही है। इस डफली का भी इस्तेमाल हथियार के रूप में किया गया। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जारी है। आज एनआईए की टीमों ने टेरर नेक्सस पर करारी चोट की है। देखिए जम्मू कश्मीर के डोडा से अंकित भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगार और टेरर फंडिंग मामले में लगातार एनआईए की तरफ से दबिश डाली जा रही है। आज भी एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दबिश डाली गई। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के गुजरनगर इलाके में और यहाँ पर एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और उसके साथ साथ इसी बिल्डिंग के अंदर जो एनआईए की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और लगातार जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। टेरर कॉन्स्पिरेसी का मामला जो है उसको लेकर एनआईए की तरफ से दबिश डाली जा रही है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में एनआईए की तरफ से जो रेड है वो की गई है ताकि आतंक के पूरे नेक्सस को यहाँ पर तोड़ा जा सके। आपको बता दें कि एनआईए की तरफ से आज जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में जो रेड है वो की गई है। सुशासन दिवस कार्यक्रम में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, 2017 के बाद यूपी की नई पहचान योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक नई पहचान के साथ देश के सामने है। आज आप देख सकते हैं जिस उत्तर प्रदेश में 17 के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था, आज वह सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था का एक मानक बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश और मेरा मानना है सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में रूल ऑफ लॉ एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। बिना भेदभाव के अगर सरकार कानून के राज्य को स्थापित करने के संकल्पों को आगे बढ़ाती है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। आज उत्तर प्रदेश ने वह करके दिखाया, इसके लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा सरकार के 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की इस 25 करोड़ की आबादी में एक भी दंगा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतर माहौल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर घाटी में इन दिनों भीषण बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर पारा 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका है। बर्फ की सफेद चादर से लिपटी वादियां, बर्फबारी की ये मनमोहक तस्वीरें कश्मीर के पुंछ से सामने आई हैं। काफी इंतजार के बाद हुई इस बर्फबारी से न सिर्फ सैलानी बल्कि पर्यटन से जुड़े व्यापारी और स्थानीय सेब उत्पादक भी बेहद खुश हैं। ऐसा लग रहा है मानो उनके दिल की मुराद पूरी हो गई हो। हर तरफ सैलानी इस खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते और बर्फ के साथ खेलते नजर आए। ये बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत एरिया है जहाँ बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से यहाँ के पहाड़ी इलाका जो है बड़े खुशनुमा है। 8000 फुट की ऊंचाई पर बसी ये घाटियां बर्फबारी के दिनों में चारों ओर से घिर जाती हैं। हालांकि इस समय बर्फबारी की वजह से कई रास्ते भी बंद पड़े हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पारा तेजी से गिरा है। इसका सबसे ज्यादा असर श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। ज्यादातर सैलानी बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए ऊंचे पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में पर्यटन में तेजी आने की संभावना है। पाकिस्तान में सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच समझौता हो गया है। PMLN और नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो की PPP के बीच गठबंधन हुआ है। शहबाज शरीफ और जरदारी के बीच चर्चा हो रही है। सरकार के फॉर्मूले पर 45 मिनट तक मंथन हुआ है। PMLN अध्यक्ष शहबाज शरीफ और PPP अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद PMLN और PPP केंद्र और पंजाब में गठबंधन सरकार बनाने पर सहमत हो गए। शहबाज ने पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी के आवास पर PPP की शीर्ष नेताओं की मुलाकात की। शहबाज ने दोनों PPP नेताओं से पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए PMLN नेतृत्व के साथ आने को कहा। वहीं दूसरी ओर बैरिस्टर गौहर खान की अध्यक्षता में PTI समर्थक उम्मीदवारों की एक अहम बैठक भी इस्लामाबाद में हुई, जिसमें सरकार गठन पर चर्चा हुई है। एक उम्मीदवार ने कहा है कि सियासत में हर विकल्प खुला है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जीत कर आए PTI समर्थक उम्मीदवार बिलावल के नेतृत्व में उनके साथ जा सकते हैं। और वहीं इस पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में सरकार बनाने पर जबरदस्त खींचतान मची है। बिलावल भुट्टो के PM बनने पर भी चर्चा हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में। कम सीटों के बावजूद बिलावल PM बन सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिलावल को समर्थन कर सकते हैं निर्दलीय। पाक मीडिया में यह रिपोर्ट भी सामने आ रही है। चुनाव जीतकर आने वालों में इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए सरकार बनाने में इनकी भूमिका सबसे अहम है। नवाज शरीफ ने सरकार बनाने की बात कही तो इसके जवाब में इमरान खान की पार्टी ने भी कहा कि उनके सबसे ज्यादा सांसद जीते हैं, इसलिए वो केंद्र में सरकार बनाएंगे। लेकिन पेच यहाँ ये फंसेगा कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहने के बावजूद PTI समर्थक उम्मीदवार सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। बगैर चुनावी सिंबल के चुनाव में उतरे PTI उम्मीदवारों के सरकार गठन में अल्पसंख्यक कोटा आवंटित नहीं किया जाएगा। वोटों की गिनती अब भी जारी है। चुनाव परिणाम के बाद की स्थिति क्या होती है, इसका खुलासा आज रात तक होने की संभावनाएं हैं। इस बीच इमरान समर्थकों ने AI वर्जन वीडियो जारी किया है और देश की जनता को धन्यवाद दिया है। वहीं नवाज शरीफ ने कम सीटों के बावजूद जनादेश को स्वीकार करते हुए सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कही है। और एक और बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा CAA पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। चुनाव से पहले जारी होगा नोटिफिकेशन। CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।
तो देखिए बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चुनाव से पहले जारी होगा नोटिफिकेशन। सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये क्लियर किया है कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आमोद, क्या कहा गया है सीएए को लेकर अमित शाह की ओर से? देखिए, अमित शाह ने आज कहा है कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू किया जाएगा पूरे देश में। हालांकि आज उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं कहा है और आधिकारिक तौर पे उन्होंने पहली बार जरूर कहा है, लेकिन इससे पहले भी करीब 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले बंगाल में उन्होंने एक भाषण में ये कहा था कि हम इसको लागू करेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले लागू करेंगे। और ऑफ रिकॉर्ड में कई बार बोल चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू किया जाएगा। तो उसको आज बल मिला है इस बात को कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएए को लागू किया जाएगा। और जाहिर तौर पर जो सरकार द्वारा पहले से भी बताया जा रहा है कि लोकसभा सत्र के समापन के बाद किसी भी दिन सीएए के लिए कानून जो बना है उसको अप्लाई करने की घोषणा की जाएगी, कर दी जाएगी। तो ये एक तरह से उन्होंने आज बोलकर स्पष्ट कर दिया है कि अब बहुत दिन नहीं है जब सीएए पूरे देश में लागू हो जाएगा। बहुत बड़ा ऐलान है ये। आमोद, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा सीएए। अमित शाह ने, गृह मंत्री ने ये इस बात का ऐलान किया।